स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सही विकल्प का चयन करना और फिल इन द ब्लैंक भी देखेंगे। इसमें मैचिंग्स वगैरह और 100 टाइप क्वेश्चंस हैं, उन सब पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सही विकल्पों का चयन करना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि गामा किरणें, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगें, रेडियो तरंगें। तो ये गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगें हैं, ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? सी आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है? निम्न में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है, इसको हम बताते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो तरंग होती है वो गामा होती है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। उसका कारण है कि जो एक फॉर्मूला होता है कि आवृत्ति n बराबर c/λ। तो आवृत्ति अधिक होगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ कौन सी सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग यहाँ कौन सी पड़ेगी। यहाँ देखिए पराबैंगनी विकिरण, यहाँ कौन सी तरंग पड़ेगी? पराबैंगनी। ये आप स्पेक्ट्रम देखना कि किस क्रम में ये दिए हुए हैं। चलिए, और यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि सबसे कम आवृत्ति वाली जो तरंग है वो होती है रेडियो तरंग। कौन सी तरंग होती है? रेडियो तरंग। स्टूडेंट्स, इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की जो कोटि है वो लेते हैं हम 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 10⁻⁻7 मीटर तक। ओके, अब चूंकि ये इसमें -7 तो नहीं है तो नज़दीकी मामला हम देख लेते हैं। बहुत सी किताबें 10⁻⁻6 मीटर दिखाती हैं, तो आप इसे मान के चलिए। ओके, तो 3 का इसमें जो आंसर है बी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होता है, यहाँ आप c इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। अच्छा, ये जो है वो निर्वात की बात है। अगर किसी माध्यम में निकालें तो v बराबर निकलेगा 1/√μ/ε। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे, तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी थी? गामा तरंग की। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी किसका होगा? गामा का होगा। तो यहाँ गामा ले लेते हैं और इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो अब हमें देखना कि सबसे कम आवृत्ति किसकी है। तो सबसे कम आवृत्ति हमने किसकी वो देखी? रेडियो तरंगों की। किसकी देखी? रेडियो तरंगों की। तो रेडियो तरंग इसमें कहीं भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ रेडियो तरंगें कर लेते हैं इसको। ठीक है, रेडियो विकिरण या रेडियो तरंग कर देते हैं इस। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है ई है और चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो बी है। तो इनमें क्या संबंध होता है? तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सी बराबर होता है E/B। ओके, सी बराबर E/B। अब इसमें रिलेशनशिप निकाल लो, कौन सा होगा? बी, ये बी को ऊपर ले जाओ, सी नीचे आ जाएगा, तो बी बराबर E/C आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x अक्ष में और चुंबकीय वेक्टर y अक्ष में है तो उसके संचरण की दिशा क्या होगी? तो स्टूडेंट ध्यान रखिए कि जो विद्युत वेक्टर है और चुंबकीय वेक्टर हैं ये आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं और साथ साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये इस प्रकार से है, जैसे ये विद्युत वेक्टर, ये चुंबकीय वेक्टर, तो जो अंगूठा होगा वो अपना तरंग संचरण की दिशा को दिखाएगा। और स्टूडेंट ध्यान रखें कि ये तीनों एक दूसरे के ऐसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ आप दिखा देना कि कौन सी दिशा हो जाएगी? जेड दिशा हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन मंडल अवशोषित करता है। ओजोन मंडल अवशोषित करता है
तो क्या अवशोषित करता है भाई ओजोन मंडल? पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, ओजोन हमारे लिए फायदेमंद होती है क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उन्हें ये अवशोषित कर लेता है। और पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं कि स्किन के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र कैसे होते हैं? तो अभी मैंने बात की कि दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, टेलीविज़न नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। टेलीविज़न नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, इसमें रेडियो तरंगें होती हैं और क्लियर इन्होंने कर दिया कि अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका कि ओजोन मंडल जो अवशोषित करता है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली, कोहरे में जो संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली जो तरंगें हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सी तरंगें होती हैं? देखते हैं इसमें 27 वाला, ये तरंगें जो होती हैं वो हैं अवरक्त तरंगें। कौन सी तरंगें होती हैं स्टूडेंट्स? अवरक्त तरंगें होती हैं। चलिए ये अवरक्त तरंगें, रुको हम इसे देखते हैं, ये रहा आपके अवरक्त तरंगें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। धारता युक्त परिपथ में चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID कैसी होती हैं? तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर कंडेंसर लगा, धारता लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसमें जो चालन धारा है IC है वो ID के कैसे होगी? बराबर होगी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अवरक्त किरणों का जो संसूचन किया जाता है, डिटेक्शन किया जाता है, वो या तो थर्मोपाइल से किया जाता है या बोलोमीटर से किया जाता है। इसके नाम है, तो आप इसे कर लीजिए बी नंबर का, थर्मोपाइल और बोलोमीटर आप लिख लें। ओके स्टूडेंट, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है भाई? ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, पृथ्वी पर टकराती हैं और पृथ्वी पे टकराने के बाद परावर्तित होकर जाती हैं। जब परावर्तित होकर जाती हैं तो वो जो निचली परतें होती हैं, तो निचली परतें जो वायुमंडल की परतें हैं उनसे टकराकर ये वापस लौट आती हैं। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी का वातावरण होता है वो गर्म बना रहता है। इसका जो रीजन है वो कौन सा रीजन है भाई? अवरक्त किरणों के कारण। किसके कारण होता है? ये अवरक्त किरणों के कारण होता है। तो इसे आप ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर तुम्हारा 18 का ए हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इसमें देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? तरंगें होती हैं, बताइए। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। और ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है स्टूडेंट्स? 24 घंटे होता है। ठीक। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है स्टूडेंट्स। पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग 30 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के एरिए में। ओके, चलिए अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त विकिरणों का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब काय के बनाए जाते हैं? क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। विस्थापन धारा क्यों आती है या क्यों होती है? विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? ये सब अगर बात करें तो दो चीज़ ध्यान रखना, या तो आप विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन लिख देना तब भी बात सही है, ठीक है, या चुंबकीय विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन लिख देना तब भी ये बात आपकी सही है। तो दो चीज़ों में से आपको ध्यान रखना है, या तो आप विद्युत फ्लक्स लिख दें, ओके स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स लिख दें तब भी ठीक है बात, और या फिर विद्युत क्षेत्र लिख दें। ये दोनों चीज़ आप दोनों में से कोई भी एक लिख देना तो ठीक है आपका आंसर। पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब कैसे बनाए जाते हैं? ये तो हो गया है ना, बल्ब कैसे बनाए जाते हैं? क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। और यहाँ आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। एक्स किरणों द्वारा शरीर की टूटी हुई हड्डियों का पता लगाते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान कैसा होगा? भाई शून्य होगा। अगर स्थायी धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं तो वहाँ पे विस्थापन धारा नहीं होगी, उसका मान शून्य होगा। रेडार प्रणाली में कौन सी तरंग करेंगे? रेडियो तरंगें करेंगे, ठीक है। अगर रेडियो तरंगें नहीं है, अगर माइक्रो तरंगें भी आप लिख देंगे तब भी ये आपका आंसर सही माना जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन आप क्लियर अगर लिखेंगे तो यहाँ रेडियो तरंगें ही लिखें तो ज़्यादा ठीक है। रेडियो तरंगें या माइक्रो तरंगें ज़्यादा ठीक हैं।
ऊष्मा की संवेदनशीलता, ऊष्मा की संवेदनशीलता किसके द्वारा दिखाई जाती है, किस किरणों द्वारा उत्पन्न होती है, अवरक्त किरणों के कारण, ठीक है, सेंसिटिविटी अवरक्त किरणों। दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक। 1 mm से 100 mm की जो तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग को क्या कहते हैं, माइक्रो तरंगें कहते हैं, सूक्ष्म तरंगें कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, भाई सबसे ज़्यादा अधिक होती है गामा किरणों की भेदन क्षमता, ये 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी पार कर जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे ध्यान रखना है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरणों की होती है। एक त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, दोनों ही उत्पन्न करता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र, निर्वात में कितना होगा भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र बताओ, बोलिए। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। विद्युत स्फुलिंग के निकट किसकी गंध आती है भाई, ओजोन की गंध आती है। चलिए, जीवाणुनाशक के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी। जीवाणुनाशक के रूप में किन तरंगों का उपयोग करेंगे आप, जीवाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी किरणों का उपयोग करेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली, फिर आ गया सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग हमने बताई है कौन सी, गामा बताई है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, इसको बात को ध्यान रखें आप। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक वाक्य और शब्द में उत्तर देना। तो एक वाक्य में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे, विस्थापन धारा कहेंगे स्टूडेंट्स। और आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 d∅e/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पराबैंगनी विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। टेलीविजन के लिए तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, कौन सी तरंगें, तो अभी हमने चर्चा की थी इसमें कि अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें जो होती हैं वो हम इस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दृश्य तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके होती है कितनी, 8 × 10⁻⁷ मीटर तक, और 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं इसे हम, ठीक है। अच्छा, आप फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कौन सी तरंग उपयोग में लाई जाती हैं, फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए हम पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है, तो भाई प्रकाशीय प्रभाव का जो उत्तरदायित्व होता है वो विद्युत क्षेत्र पर होता है, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के निर्वात में वेगों का क्या अनुपात होगा, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ, आप करके देखना। फॉर्मूला है C = n लैम्डा, और तो आप यहाँ देखेंगे कि C ∝ लैम्डा हो जाएगा, C1/C2 = λ1/λ2, आप वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट है, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आप रेडियो तरंगें लिख दें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें लिख दें, दोनों ही आपकी ठीक है। आयाम मॉड्यूलित बैंड AM की आवृत्ति कितनी होती है, तो भाई AM की जो आवृत्ति होती है वो 530 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1710 किलोहर्ट्ज़ तक होती है, 1710 किलोहर्ट्ज़ KHZ, ओके, ये ध्यान रखना है। टीवी तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है ना, तो ये आपको देखना, इसी में मिलेगा। आवृत्ति FM बैंड की आवृत्ति परास कितनी होती है, तो इसकी देखो आप कितनी परास होगी FM की, 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके और 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास तो हम अभी देख ही चुके हैं, ओके, वही देखना है आपको। दूर संचार के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, दूर संचार के लिए हमने देख ही लिया, रेडियो तरंगों का आप उपयोग कर दीजिए। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, कुछ देर पहले ही मैंने लिखा है, तो आप उसमें बता दीजिए सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। यह है 1 mm से लेके 100 mm तक वाली जो बात है, 1 mm से 100 mm तरंगदैर्घ्य वाली, ओके। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, इसकी डेफिनेशन दे दी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ साथ तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं, ठीक है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का तल का
और वर्तमान ताप की अपेक्षा क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो विकिरण परावर्तित होकर जाएंगे वो वापस नहीं आ पाएंगे, लौट नहीं पाएंगे। इसलिए विस्थापन धारा क्या है, तो विस्थापन धारा वह धारा है जो माध्यम निर्वात में विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसका फार्मूला हमने बता ही दिया आपको कि ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी होता है। ओके स्टूडेंट्स, चल अब इसकी मैचिंग देख लेते हैं। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, भाई रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी, तो आप इसको यहाँ मिला सकते हैं। परावैंगनी विकिरण की किसने खोज की थी, रिटर ने की थी, चलिए आप यहाँ मिला दीजिए। एक्स किरणों की खोज रोंजन ने की थी, तो यहाँ मिला दीजिए। गामा विकिरण की खोज जो है बेकरल ने की थी, तो यहाँ मिला दीजिए। और दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। तो इस प्रकार से आपकी मैचिंग हो जाती है। चलिए दूसरी मैचिंग देखते हैं। अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, अंधेरे में फोटोग्राफी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आधार क्या होता है, दौलित्र विद्युत परपथ होता है, आप इसको यहाँ से मिला दीजिए। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी कोटि की होती है, तो भाई ये तो सामने दिया है। दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है ना, तो ये दिया है 10⁻⁻6 मीटर। सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य की कोटि ये आपकी दी है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक की। ताप घटने की दर 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर है, वो किसकी होती है, मध्य मंडल की रहती है। रेडियो तरंगें क्या है भाई, देखो क्या बचा, रेडियो तरंगें आप हर्ट्ज दे दो, इकाई इसकी यूनिट है ना, हर्ट्ज में नापते हैं ना। और परावैंगनी विकिरण जो है वो किसमें, कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स टू ज्वाइनिंग अवर क्लास। और अभी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली।